खोया हुआ सच। पहला अध्याय। समंदर का रहस्य। कच्छ के तट पर बसा था एक छोटा सा कस्बा, नवद्वीप। यहाँ समंदर की लहरें हर रात चुपके से किनारे की चट्टानों से बातें करती थीं, जैसे कोई पुराना रहस्य छिपा हो। नवद्वीप अपनी शांति और मछुआरों की बस्ती के लिए जाना जाता था। लेकिन 2025 में यह कस्बा एक ऐसी कहानी का गवाह बना जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे कस्बे को हिला दिया। अनन्या शर्मा, 28 साल की एक तेज तर्रार पत्रकार, दिल्ली की एक न्यूज एजेंसी में काम करती थी। उसकी खोजी पत्रकारिता ने कई बड़े घोटालों को उजागर किया था, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य उसके अपने अतीत में छिपा था। अनन्या का बचपन नवद्वीप में बीता था। उसके पिता रमेश शर्मा कस्बे के एक सम्मानित स्कूल टीचर थे और माँ सुमन एक सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन जब अनन्या 10 साल की थी, उसके पिता अचानक गायब हो गए। कस्बे वालों ने कहा कि रमेश एक तूफानी रात में समंदर में डूब गए, लेकिन सुमन ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। वह जिंदा है, सुमन हर बार कहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। अनन्या को यह बात बचपन में समझ नहीं आई, लेकिन अब एक पत्रकार के रूप में वह सच ढूंढने को बेकरार थी। एक दिन उसे दिल्ली में एक गुमनाम लिफाफा मिला। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी, उसके पिता की, एक अनजान आदमी के साथ। और पीछे लिखा था, नवद्वीप का सच तुम्हारे पास है। साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, अगर तुम सच चाहती हो तो नवद्वीप लौट आओ। दूसरा अध्याय। वापसी और संदेह। अनन्या ने छुट्टी ली और नवद्वीप लौट आई। कस्बा वैसा ही था, पुराने मछुआरे, समंदर की खनकती आवाज और चट्टानों पर बने मंदिर। लेकिन कुछ बदला हुआ था। कस्बे में एक नई कंपनी, सी वेव इंडस्ट्रीज, ने समंदर के किनारे एक बड़ा रिसोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था। कस्बे वाले इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं थे। मछुआरों का कहना था कि रिसोर्ट की वजह से उनकी मछली पकड़ने की जगह छिन रही थी। अनन्या को शक हुआ कि इस प्रोजेक्ट का उसके पिता के गायब होने से कोई कनेक्शन हो सकता है। उसने अपनी माँ से बात की, लेकिन सुमन ने कुछ छिपाने की कोशिश की। अनन्या, पुरानी बातों को छोड़ दे, यहाँ कुछ नहीं बचा, सुमन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। अनन्या ने फैसला किया कि वह खुद सच ढूंढेगी। उसने अपने पुराने दोस्त राहुल से मदद मांगी। राहुल, जो अब नवद्वीप में एक छोटा सा कैफे चलाता था, अनन्या का बचपन का दोस्त था। उसने बताया कि रमेश के गायब होने से पहले वह सीवेव इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे। तुम्हारे पिता को कुछ पता था अनन्या, कुछ पढ़ा। लेकिन उस रात के बाद सब चुप हो गए, राहुल ने कहा। अनन्या ने कस्बे के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे पता चला कि सी वेव इंडस्ट्रीज के मालिक विक्रम सेठ एक रियल एस्टेट टाइकून थे जो 20 साल पहले नवद्वीप आए थे। रमेश ने उनके प्रोजेक्ट का विरोध किया था क्योंकि उसका मानना था कि रिसोर्ट से समंदर का पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा। अनन्या को एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि रमेश ने कंपनी के कुछ गैर कानूनी दस्तावेज ढूंढे थे, लेकिन उस रात के बाद वह गायब हो गए। तीसरा अध्याय। पहला ट्विस्ट। जिंदा पिता। अनन्या ने सीवेव इंडस्ट्रीज के ऑफिस में घुसने की योजना बनाई। राहुल की मदद से वह एक स्टाफ मेंबर के रूप में ऑफिस में घुसी। वहां उसे एक लॉकअप रूम में कुछ पुराने फाइल्स मिले। फाइल्स में एक डायरी थी जिसके पन्नों पर रमेश का नाम लिखा था। डायरी में लिखा था कि रमेश ने कंपनी के गैर कानूनी जमीन सौदों का सबूत इकट्ठा किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी एक तस्वीर रमेश की, जो हाल ही की थी। तस्वीर में वह एक छोटे से गांव में किसी के साथ खड़ा था। अनन्या का दिल धड़कने लगा। पापा जिंदा है, उसने राहुल को दिखाया। राहुल भी हैरान था। लेकिन अगर वो जिंदा है तो इतने सालों से कहाँ थे? दोनों ने फैसला किया कि वे उस गांव जाएंगे जो तस्वीर में दिख रहा था। गांव का नाम था सागरपुर, जो नवद्वीप से 50 किलोमीटर दूर था।
सागरपुर पहुंचते ही अनन्या को एक झोपड़ी में रमेश मिले। वह कमजोर और बीमार लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। अनन्या, तुम यहाँ क्यों आई? रमेश ने डरते हुए पूछा। अनन्या ने गुस्से और प्यार के मिश्रित भावों से कहा, पापा, आपने हमें क्यों छोड़ा? रमेश ने बताया कि उस रात सी वेव के गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की थी। वह भागकर सागरपुर आ गया और छिपकर रहने लगा, क्योंकि उसे डर था कि उसकी सच्चाई उजागर होने पर अनन्या और सुमन की जान को खतरा होगा। चौथा अध्याय, दूसरा ट्विस्ट, सुमन का रहस्य। रमेश को नवद्वीप वापस लाने के बाद अनन्या ने अपनी मां से सवाल किया, मां, आपको पता था कि पापा जिंदा हैं, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सुमन टूट गई। उसने स्वीकार किया कि उसे रमेश की सच्चाई पता थी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए चुप्पी साधी। विक्रम सेठ ने धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन यहां कहानी में एक और ट्विस्ट आया। सुमन ने बताया कि वह खुद सीवेव के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। वह एक गुप्त संगठन से जुड़ी थी जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करता था। सुमन ने रमेश को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, लेकिन वह अनन्या को कभी नहीं बता सकी। अनन्या को अपनी मां पर गर्व हुआ, लेकिन साथ ही गुस्सा भी। आप दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा, अब मैं इस सच को दुनिया के सामने लाऊंगी। पांचवां अध्याय, थ्रिलर की चरम सीमा। अनन्या ने अपने न्यूज चैनल के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। उसने राहुल और कुछ भरोसेमंद पत्रकारों की मदद से विक्रम सेठ के ऑफिस में छिपे हुए कैमरे लगाए। स्टिंग में विक्रम ने स्वीकार किया कि उसने रमेश को मारने की कोशिश की थी और समंदर के किनारे की जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़पा था। लेकिन जैसे ही अनन्या ने यह वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश की, विक्रम के गुंडों ने उसे और राहुल को किडनैप कर लिया। एक सुनसान गोदाम में अनन्या और राहुल को बांध दिया गया। विक्रम ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने मेरे खिलाफ बहुत बड़ी गलती की अनन्या। लेकिन यहां तीसरा ट्विस्ट आया। राहुल, जो अब तक एक साधारण कैफे मालिक लग रहा था, असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। उसने अपने बैकअप को सिग्नल भेजा और कुछ ही मिनटों में पुलिस ने गोदाम पर छापा मार दिया। विक्रम और उसके गुंडे गिरफ्तार हो गए। छठा अध्याय, भावनात्मक समापन। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद अनन्या ने अपने चैनल पर पूरी कहानी प्रसारित की। खोया हुआ सच नाम की उसकी डॉक्यूमेंट्री ने देश भर में टहलका मचा दिया। सीवेव इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट रद्द हो गया और नवद्वीप के मछुआरों को उनकी जमीन वापस मिली। रमेश और सुमन फिर से एक साथ आए और अनन्या ने उनके बलिदान को समझा। एक रात समंदर के किनारे अनन्या, रमेश, सुमन और राहुल बैठे थे। अनन्या ने कहा, पापा, माँ, आप दोनों ने मुझे सिखाया कि सच के लिए लड़ना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने हमें सिखाया कि सच को छिपाने से ज्यादा उसे उजागर करने में ताकत है।